Hello everyone, a very good morning to all of you. Dear students, as you know that we are discussing about liquid state and physical chemistry. In our last discussion, we have talked about स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स। इसके अंतर्गत हमने कुछ सिद्धांतों की बात, थ्योरीज और सिद्धांतों की बात की थी। इसके बाद में हमने स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेज वाले टॉपिक को भी डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट लिक्विड क्रिस्टल्स। इनको मेसोमॉर्फिक स्टेट के नाम से भी जानते हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, जैसा कि मैंने बताया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब किसी ठोस को पिघलाते हैं तो इसके घटक कणों के कंपन का परिमाण या मैग्नीट्यूड इतना बढ़ जाता है कि वे रैखिक गति करने लगते हैं और एक निश्चित ताप, जिसे गलनांक कहते हैं, के पश्चात द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट में वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन कुछ ठोसों में आणविक अथवा आयनिक समुदाय ठोस के गलनांक के आगे भी अपनी पहचान नहीं खोते हैं। ऐसे ठोसों में कुछ दिशाओं में समुदायों या क्लस्टर्स का टूटकर बिखरना बहुत धीरे धीरे होता है तथा वे न्यून या अधिक तीव्र लाक्षणिक ताप पर, जिसे संक्रमण ताप या संक्रमण बिंदु कहते हैं, बहुत श्यान अभ्रीय द्रव या विस्कस क्लाउडी लिक्विड्स उत्पन्न करते हैं। यदि ताप को संक्रमण बिंदु से आगे बढ़ा दिया जाता है तो क्लाउडनेस पुनः एक नए ताप पर लुप्त हो जाती है, जो कि ठोस का गलनांक कहलाता है। गलनांक से अधिक ताप पर पदार्थ का एक सामान्य द्रव का आचरण प्रदर्शित करता है। संक्रमण बिंदु तथा गलनांक के मध्य इस अभ्रीय द्रव या क्लाउडी लिक्विड जो है वो द्विअपवर्तन डबल डिफ्रैक्शन प्रदर्शित करता है। यह व्यवहार सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी कारण इस अभ्रीय द्रव अवस्था को मध्यारूपीय अवस्था या मेसोमॉर्फिक स्टेट भी कहते हैं। यह अवस्था द्रव क्रिस्टलों की अवस्था मानी जाती है। इसलिए ठोस अवस्था, इस समीकरण के रूप में अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ठोस अवस्था संक्रमण ताप पर मेसोमॉर्फिक अवस्था या द्रव क्रिस्टल अवस्था में कन्वर्ट होती है, जो कि गलनांक पर द्रव अवस्था में कन्वर्ट होकर बॉइलिंग पॉइंट पर गैस अवस्था में ये वापस ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मेसोमॉर्फिक अवस्था सभी अवस्थाओं में पदार्थों में नहीं पाई जाती है। यह अवस्था दीर्घ श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है, जिनके अंतः केंद्र पर COR एस्टर, ईथर तथा मध्य में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आदि के समूह पाए जाते हैं। जब ठोस अवस्था के संक्रमण ताप पर जब ठोस अवस्था को किसी संक्रमण ताप पर गर्म किया जाता है तो ठोस मेसोमॉर्फिक अवस्था या द्रव क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाता है। इसे और अधिक गर्म करने पर गलनांक के बराबर ताप पर मेसोमॉर्फिक अवस्था या द्रव क्रिस्टल अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैरा एजॉक्सीफेनिटोल जो है वो 137 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेसोमॉर्फिक स्टेट या लिक्विड क्रिस्टल स्टेट में आता है, जो कि 167 केल्विन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इस 137 डिग्री सेल्सियस ताप को हम संक्रमण ताप के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ ठोसों में ठोस तथा द्रव अवस्था के मध्यवर्ती एक अवस्था प्रदर्शित होती है, जिसमें कुछ गुण ठोसों के जैसे तथा कुछ गुण द्रवों के जैसे प्रदर्शित होते हैं। इस मध्यवर्ती अवस्था को ही मेसोमॉर्फिक अवस्था या द्रव क्रिस्टल अवस्था कहते हैं। यह अवस्था संक्रमण बिंदु ताप से कम ताप पर क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में और गलनांक से उच्च ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात इस अवस्था का अस्तित्व संक्रमण बिंदु ताप एवं गलनांक के मध्य ही होता है। स्टूडेंट्स, मेसोमॉर्फिक अवस्था प्रदर्शित करने वाले कुछ यौगिक जो हैं वो टेबल
के रूप में हमारी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। डाई एथिल बेंजीडीन, जिसके लिए संक्रमण ताप 115 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका गलनांक 120 डिग्री सेल्सियस होता है। फेरा एजोक्सी एनिसोल, पेरा एजोक्सी फेनिटोल, पेरा मेथोक्सी सिनेमिक अम्ल, एनीहेल्डेजीन, ये तमाम जो पदार्थ हैं, यौगिक हैं, वो मेसोमॉर्फिक अवस्था शो करते हैं। इस टॉपिक के बाद में हम बात करेंगे ठोस, द्रव, क्रिस्टल तथा द्रव अवस्था में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टल एंड लिक्विड स्टेट। इसको टेबल की फॉर्म में हम कंपेयर करके अगर याद रखें तो ज़्यादा सरलता से हम इसको याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गतिशील तरलता या फ्लूइडिटी की अगर हम बात करें तो ठोस पदार्थ जो होते हैं वो तरल नहीं होते हैं, द्रव क्रिस्टल तरल होते हैं और द्रव भी तरल होते हैं। फिर अगर गतिशीलता की बात करें तो ठोस गतिशीलता प्रदर्शित नहीं करते हैं, द्रव और द्रव क्रिस्टल ये दोनों ही गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। श्यानता की अगर हम बात करें तो ठोस श्यानता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि द्रव क्रिस्टल और द्रव दोनों ही श्यानता का गुण प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार पृष्ठ तनाव जो है वो ठोस अवस्था में पृष्ठ तनाव नहीं होता है, जबकि द्रव क्रिस्टल और द्रव दोनों का ही पृष्ठ तनाव होता है। विषमदैशिकता या एनिसोट्रोपी की अगर हम बात करें तो ठोस विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं, द्रव क्रिस्टल और द्रव विषमदैशिकता की कंपैरिजन करें तो द्रव क्रिस्टल विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं और द्रव है या लिक्विड्स हैं जो विषमदैशिकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। डबल रिफ्रैक्शन या द्वि विवर्तन की बात करें तो ठोस और द्रव क्रिस्टल दोनों ही ये डबल रिफ्रैक्शन प्रदर्शित करते हैं, जबकि द्रव नहीं करते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिकरण पैटर्न या इंटरफ्रेंस की अगर बात करें तो ठोस और द्रव क्रिस्टल दोनों ही ये पैटर्न बनाते हैं, जबकि लिक्विड स्टेट में ये पैटर्न नहीं बनता है। इस प्रकार द्रव क्रिस्टल जो हैं वो कुछ गुणों में ठोसों से रिसेम्बलेंस दर्शाते हैं और कुछ गुणों में ये द्रवों के साथ समान साम्य या समानता दर्शाते हैं। इस टॉपिक के बाद में एक और टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन के अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर द्रव क्रिस्टलों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक सेमेटेक्टिक द्रव क्रिस्टल और दूसरा नीमेटेक्टिक द्रव क्रिस्टल। सेमेटिक द्रव क्रिस्टल जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये द्रव क्रिस्टल उच्च ताप लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर अथवा जल की उपस्थिति में सामान्य साबुन जैसा आचरण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये साबुन के जैसे द्रव क्रिस्टल होते हैं। इनके इसी गुण के कारण इनका सेमेटिक यूनानी भाषा में साबुन जैसा नाम पड़ा है। इनके मुख्य गुणधर्म जो हैं वो यहाँ हम उल्लेख करेंगे उनका। इन द्रव क्रिस्टलों का प्रवाह परतों के रूप में होता है। इन परतों के मध्य दुर्बल बलों के कारण ये परतें एक दूसरे के ऊपर खिसकती जाती हैं, लेकिन यह गति सामान्य द्रवों की भांति नहीं होती है, अतः श्यानता का गुण इनमें नहीं पाया जाता है। द्रव क्रिस्टलों का प्रवाह न्यूटन की गति के नियमों का पालन नहीं करते, अतः इनकी गति अन्यूटनी होती है, जबकि वास्तविक लिक्विड्स का प्रवाह न्यूटनी होता है। इस प्रकार द्रव क्रिस्टलों का पर श्यानता की धारणा प्रयुक्त नहीं होती है। सीढ़ी नुमा संरचना होती है, इसमें विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, विषमदैशिकता की अगर हम बात करें तो विषमदैशिकता किसी भी पदार्थ ठोस अथवा द्रव क्रिस्टल के द्वारा अगर कि भौतिक गुणों का मापन भिन्न भिन्न दिशाओं से करने पर उन भौतिक गुणों का मेजरमेंट अलग अलग मानों के रूप में प्राप्त होता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम विषमदैशिकता या एनिसोट्रोपी कहते हैं। इसके विपरीत अगर भौतिक गुणों का मापन अलग अलग दिशाओं से करने पर सभी दिशाओं से भौतिक गुणों के मान समान प्राप्त होते हैं, तो इसे हम समदैशिकता के नाम से जानते हैं। इन पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है। द्रव क्रिस्टल अलग अलग ताप पर अलग अलग तरंग दैर्ध्य को प्रकीर्णित करते हैं।
अतः भिन्न भिन्न ताप पर इनका कलर भिन्न भिन्न होता है। जब हम इन्हें ध्रुवित प्रकाश में देखते हैं तो हमें ये घूमते हुए नज़र आते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो सिमेट्रिक ठोसों के द्रव क्रिस्टलों के अगर एग्जांपल हम देना चाहें तो एथिल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट, एथिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट, एन ऑक्टिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सिमेट्रिक टाइप के द्रव क्रिस्टल हैं। अब इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ को अगर हम आगे डिस्कस करना चाहें तो कांच की एक स्वच्छ प्लेट पर फैलाने पर भी ये द्रव क्रिस्टल स्तरों या चबूतरों की दूरी श्रेणी सीरीज बना लेते हैं। इन परतों के किनारे सामान्य प्रकाश में भी सूक्ष्म रेखाओं या फाइन लाइंस की श्रेणी दिखाई देती है। ध्रुवित प्रकाश में ये रेखाएं और अधिक दिखाई देती हैं। परतीय संरचना के अंतर परतीय त्रिविम अंतर को एक्स किरण विवर्तन की सहायता से मापा जा सकता है। साबुनी द्रव या सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स जो है वो साबुनी द्रव क्रिस्टल नाम वैज्ञानिक जी फ्रेडल द्वारा दिया गया था। जी फ्रेडल ने केवल एक प्रकार के साबुनी द्रव क्रिस्टलों की पहचान की थी। बाद में वोरलैंडर ने बताया कि साबुनी द्रव क्रिस्टल अनेक प्रकार के होते हैं जिनमें प्रकाशिक प्रेक्षणों द्वारा अनेक प्रकार की बनावट या टेक्सचर की पहचान की जा सकती है। ये साबुनी द्रव क्रिस्टल क्रमशः सिमेट्रिक ए, बी अथवा सी के नाम से जाने जाते हैं। डियर पार्टिसिपेंट्स, इसके बाद में हम निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की बात करेंगे। निमेटिक द्रव क्रिस्टल जो हैं उनकी संरचना धागे जैसी होती है, अतः इन्हें निमेटिक द्रव क्रिस्टल कहते हैं। इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं तथा अणु अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये द्रव क्रिस्टल साबुनी द्रव क्रिस्टलों की अपेक्षा वास्तविक विषमदैशिक द्रवों के अधिक निकट होते हैं। निमेटिक द्रव क्रिस्टल के अणु परस्पर एकत्रित होकर समूह अथवा भीड़ में परस्पर अपने अक्षों के समांतर एकत्रित हो जाते हैं। ये अणु अपनी लंबाई पर पार्श्व में अथवा ऊपर तथा नीचे गति करते हैं। निमेटिक द्रव क्रिस्टल प्रवाह के न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं जैसे सामान्य द्रव करते हैं, लेकिन श्यानता का मान कम होता है। ये विषमदैशिक होते हैं। इन पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है तथा ध्रुवित प्रकाश में धागे के समान संरचना इनकी दिखाई देती है। इनके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो पैरा एजॉक्सी एनिसोल, पैरा एजॉक्सी फेनिटोल, पैरा मेथोक्सी सिनेमिक अम्ल, एनिसल्डेजीन, डाइबेंजिल बेंजीडीन आदि कुछ एग्जांपल्स हैं जो निमेटिक प्रकार के द्रव क्रिस्टल होते हैं। इनकी संरचना को भी अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो स्क्रीन पर हम इसकी संरचना देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक और रूप में भी निमेटिक द्रव क्रिस्टल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन क्रिस्टलों में रैखिक क्रम की अनुपस्थिति के कारण सूत्र या धागे जैसे क्रिस्टल एक सामान्य द्रव की भांति बहते हैं। अणुओं के एक अधिमान्य अक्ष प्रिफर्ड एक्सेस के इर्द गिर्द अभिविन्यास के कारण सूत्र जैसी अवस्था अनेक गुणों में विषमदैशिकता उत्पन्न कर देती है, जैसे प्रकाशिक समचुंबकीयता, श्यानता तथा प्रत्यास्थता आदि गुणों में विषमदैशिकता उत्पन्न हो जाती है। ताप बढ़ने के साथ साथ अभिविन्यासी व्यवस्था की मात्रा कम हो जाती है तथा सूत्रीय समदैशिक संक्रमण जो है वो अधिक होता है, जिसकी गुप्त ऊष्मा लगभग 1 किलो जूल प्रति मोल होती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में एक और जो लिक्विड स्टेट है वो है कोलेस्ट्रिक लिक्विड स्टेट जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक की जो इस चैप्टर में जो शेष टॉपिक्स हैं उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आज के इस डिस्कशन को आप तैयार कीजिए। अपनी कोरोना से रिलेटेड गाइडलाइंस को आप फॉलो करते रहें। अपनी हेल्थ और स्टडी को बिल्कुल भी प्रभावित ना होने दें और आनंदम से रिलेटेड अपनी एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करना ना भूलें। इसी के साथ आज के इस डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।